नमस्कार। आज अपनी सुधा अरोड़ा दीदी, सुधा अरोड़ा जो कहानियाँ लिखती हैं, कविताएं लिखती हैं, स्त्रियों के बीच उन्होंने बहुत काम किया है और करती अभी भी करती हैं। ऐसे नहीं कि किया है तो अब नहीं करती, अभी भी करती हैं, निरंतर वे काम करती हैं। और आज उनका 75 साल की हो गई हमारी सुधा दी। तो उस 75वें जन्मदिन पर मैंने सोचा कि उनकी एक कहानी पढ़ी जाए। आप सब लोगों को ये कहानियाँ बहुत अच्छी भी लगती हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी था कि मैं कहानी पढ़ूं। और बहुत देर मुझे लग गई इस बात को तय करने में कि उनकी कौन सी कहानी पढ़ूं, क्योंकि मुझे उनकी अनेक कहानियाँ पसंद हैं। और कभी सोचा कि पढ़ूं कांच के आर पार वाली कहानी, जिसका शीर्षक है कांच के इधर उधर, या पढ़ूं उधरा स्वेटर, या पढ़ूं एक औरत 3/4। लेकिन मैंने तय किया कि आज मैं उनकी ये जिस कहानी पर उनकी किताब है, बुद्ध जब बोलते हैं, इसको मैं पढ़ूं। ये शीर्षक कहानी है और मैंने ये इसलिए तय किया। वैसे तो मेरा मन था कि कांच वाली कहानी पढूं ताकि उसमें सुधा दीदी के जो दूसरे स्त्रियों के साथ तो काम करती ही हैं, पर्यावरण के बारे में उनकी क्या समझ है वो मैं जानना चाहती थी और बताना चाहती थी। लेकिन पढ़ते पढ़ते मैं इतनी उदास हो गई कि मुझे लगा कि आज वो अवसर नहीं है कि मैं वो कहानी सुनाऊं। वो कहानी फिर किसी दिन। अनेक सवाल हैं उसमें। सुधा अरोड़ा की किसी भी रचना को अगर आप पढ़ें तो आप देखेंगे कि वे बहुत सारे सवाल हमारे मन में छोड़ जाती हैं। कोई भी अच्छा रचनाकार यही करता है कि मन में अनेक सवाल छोड़ जाता है और फिर आपको कहता है कि आप जवाब ढूंढो अपने अपने तरह से। बुद्ध जब बोलते हैं इसमें भी सवाल हैं, अनेक सवाल। लेकिन देखें कि एक बुद्ध ने जब कहा तो क्या क्या हुआ, जब बुद्ध ने बोला तो क्या क्या हुआ। बुद्ध जब बोलते हैं, इस घर में चूहे ही चूहे हैं, इंसान कैसे रहे यहां। पापा पहले खींचकर बोलते हैं, फिर बुदबुदाते हैं, आखिर चूहे आते क्यों हैं। कभी सोचा है, जब घर गंदगी से आटा पटा रहता है तब आते हैं ये। पापा हमेशा दांत पीसते हुए क्यों बोलते हैं, समझ में नहीं आता। पर शब्द है कि अंदर नहीं पिसते, बाहर आते हैं और घर की सारी पुरानी धूल खाई चीजों पर उफरने लगते हैं। पता नहीं इस उफान का इस दीवार से कोई कनेक्शन है। क्यों मेरी निगाह दीवार पर टंगी सिद्धार्थ भैया की तस्वीर पर चली जाती है। एक तस्वीर जिस पर माला टंगी होने पर भर से उसके सारे रंग बदल गए हैं। लक्ष्मी जी नमस्ते। तस्वीर की आंखों में नमी दिखने लगती है। उस चेहरे के इर्द गिर्द गोलाकार में एक प्रभामंडल खिंच जाता है और मन में आता है कि तस्वीर के होठ अभी हिले और कुछ बोले। पर फ्रेम के अंदर से तस्वीरें कहाँ बोलती हैं। कभी देखा है कि फ्रेम के अंदर से कोई तस्वीर बोली। 10 साल पुरानी है भैया की यह तस्वीर, पर इस पर कभी धूल नहीं देखी। बाकी पूरे घर की साफ सफाई में माँ की कोई दिलचस्पी नहीं थी। भैया के सामान पर भी धूल जमी दिख जाती है, उनके गिटार पर, उनके आधे अधूरे कैनवस पर, अलमारी में बंद उनके रंग और ब्रश पर, संगीत की उनकी किताबों पर, उनके सारे साजो सामान पर। अलमारी के किवाड़ के अंदर उनके लगाए पोस्टर अब पीले और बदरंग हो गए हैं, उनके किनारे उखड़ने लगे हैं। दीदी नमस्ते, सुधा दीदी हैप्पी बर्थडे। खूब लिखती रहे ताकि हम लोग पढ़ते रहें। उनके किनारे उखड़ने लगे हैं पर वे हैं वहीं। पापा इनके बारे में कभी कुछ नहीं कहते, पर जब वह कहते हैं तो दांत भींच कर ही कहते हैं। और जो कहते हैं उसका मतलब ये होता है कि घर का कोई भी पुराना फटा चुका सामान भी माँ बाहर नहीं फेंकती, सहेज सहेज कर रखी जाती है। घर धीरे धीरे कबाड़ में बदलता जा रहा है और ऐसे कबाड़ में चूहे नहीं आएंगे तो क्या तितलियां आएंगी। चूहे। अभिजीत आज देर मत करना, समय पर पहुंचना है वहां।
पापा के याद दिलाने के बाद पहले ही माँ मुझे बता चुकी थी कि आज अपने जन्मदिन वाले कपड़े निकाल लेना, वही पहनना, और कार्डिगन जरूर ले लेना, खुले फार्म हाउस में, नहीं तो ठंड लग जाएगी। जी, मैं भीतर से चहक उठा था। इसलिए नहीं कि अच्छे कपड़े पहनकर सज धज कर हम आउटिंग पर जा रहे हैं। वैसे तो मुझे दोस्तों के साथ अपने बरमूडा या रिप्ड जीन्स में बाहर जाकर धमाल करना ज़्यादा पसंद है, बजाय इसके कि माँ पापा के साथ राजा बेटा बनकर सलीके से चलूं। जोर से हंसने पर या झूम झूम कर चलने पर पाबंदी थी माँ। हर बड़े बुजुर्ग को झुककर प्रणाम करने की जगह अगर गलती से हाय या हेलो अंकल निकल गया तो अपनी खैर नहीं। पापा के साथ चलते हुए मुझे हमेशा अटेंशन की मुद्रा में रहना पड़ता है। मेरी चहक की असली वजह यह है, आप भी खुश हो जाएंगे जान करके, बता देता हूं मैं भी। मेरी चहक की असली वजह यह है कि माँ जरा ढंग से कपड़े पहनकर बाहर निकलेगी। घर में तो माँ ऐसे कपड़े पहने रहती है कि उनसे साफ तो हमारी लक्ष्मी ताई दिखती है। साफ सुथरी चमकदार साड़ी और कान में चमकते सोने के बुंदे और कलाई पर भर हाथ, लाल और हरी चूड़ियां। पर माँ तो यूं रहती है जैसे उसमें जान ही ना हो, बुत बन गई। आज हम सब मेहता अंकल के बेटे की शादी में जा रहे हैं। माँ भी चलेंगी। अक्सर माँ कहीं भी जाने से सीधे मना कर देती है। जहाँ भी जाना होता है मैं और पापा ही जाते हैं। माँ साथ जाती हो तो वो खास दिन होता है। दरअसल माँ को पता ही नहीं कि वे जब ढंग से सजती संवरती हैं तो हम दोनों को कितना अच्छा लगता है। जी होता है कि उन्हें देखता ही रहूं। फिर उन्हें ऐसे एकटक निहारने से मुझे खुद अपने पर शर्म आने लगती है। अभी कैश गिनकर अलमारी के ड्रॉर में डाल देना। पापा मुझे नोटों का बंडल थमा देते हैं। वहां से लौट कर गिनता हूं ना पापा। मैं शादी में तैयार होने के लिए कपड़े निकालता हूँ। पापा पहले माँ को यह नोटों का ढेर थमा देते थे, पर माँ का गणित बहुत कमजोर है। वह हमेशा गिनने में गलती कर देती है। एक दिन पापा बौखला गए। रोज का यही हाल, अभी तेरी मम्मी से आजकल कुछ नहीं किया जाता और यह काम अब मेरे जिम्मे आ गया है। मेरे पापा डॉक्टर देवाशीष कुमार शहर के नामी डॉक्टर हैं। पापा के पास कितने सारे मरीज आते हैं। उनके क्लिनिक में शीरी दीदी का दराज नोटों से भर जाता है। वे हालांकि गिनकर ही पापा को पकड़ाती हैं, पर दोबारा चेक तो करना ही पड़ता है ना। क्यों? जब पहली बार इतने सारे नोट देखे थे तो कैसी चुहल सी पैदा हो गई थी। नोट गिने, फिर सहेजे, इतने इतने ढेर सारे नोट। मैंने माँ से चहक कर कहा, माँ मुझे भी डॉक्टर बनना है पापा की तरह, इतने नोट मिलेंगे। माँ ने मेरी ओर ऐसे देखा जैसे मेरे पार कहीं और देख रही हूँ। बस फिर हल्के से मुस्कुरा दी, पापा को बता देना, खुश हो जाएंगे। पापा तो हर वक्त फोन पर ही रहते हैं, हर वक्त बिजी, हर वक्त जैसे लाम पर। मैं पापा को लेकर गर्व से भर जाता हूँ। कितना भरोसा करते हैं उनके मरीज उन पर। कार ड्राइव कर रहे होते हैं तब भी फोन बजता ही रहता है। हेलो माला जी। अब तो लगता ही नहीं कि मेरी यह हमेशा चुप रहने वाली माँ, वह भी कभी डॉक्टर थी। शहर की एक नामचीन डॉक्टर देवयानी कुमार। पापा से कहीं ज्यादा शोहरत थी माँ की। पापा के मरीजों से कहीं ज्यादा मरीज उनके कमरे के बाहर इंतजार करते थे। रात को पापा पहले खाली हो जाते, माँ को एक आध घंटा और लग जाता। यह सब मुझे बंसी काका ने बताया है। पर एक हादसे में भैया क्या गए, माँ की दुनिया ही बदल गई। माँ ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी और घर में बैठ गई, चुपचाप, एक बुत बनकर, जैसे बोलना भूल गई हूँ। फिर घर में गरीबों का मुफ्त में इलाज करने लगी। दवाइयाँ भी अपने पास से दे देती, बाहर से दवा लाने के लिए पैसे भी दे देती थी वो। मैं तब बहुत छोटा था, 6 साल का। माँ बहुत चुप रहती थी और मुझे समझ में ही नहीं आता कि उन्हें कैसे खुश करूं। कभी कभार माँ मुझे बहुत लाड़ करती, पर उनके छूने से लगता जैसे वे मुझे नहीं भैया को दुलार रही हैं। एक ऐसा स्पर्श जो होकर भी नहीं था। फिर धीरे धीरे मुझे आदत पड़ गई। माँ जैसी है वैसी है, और पापा तो पापा है।
पापा से भला कैसी शिकायत? ऐसे ही माहौल में बड़ा हुआ हूं मैं। कभी मन होता माँ से पूछूं, सच बताओ क्या प्यार करती हो मुझे, या सिर्फ भैया ही तुम्हें प्यारा था? मैंने तो सुना था माँ अपने छोटे बेटे को ज्यादा प्यार करती है। बस एक बार की याद है, माँ को तब मैं मम्मी बोला करता था। एक बार माँ ने कहा, मुझे मम्मी नहीं, मम्मी मत कहा कर तू, माँ कहा कर। मैंने पूछना चाहा, क्यों माँ कहूँ, मम्मी क्यों नहीं? लेकिन उनकी आंखों में ऐसा कुछ था कि मैंने पूछा ही नहीं, और मुझे फिर माँ कहना ही अच्छा लगने लगा। मम्मी से ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे माँ कहना। जब मैंने उन्हें पहली बार माँ कहा ना, तो एक खुली खिली सी मुस्कान उनके चेहरे पर दिखी। और जब भी उनके चेहरे पर मैं मुस्कान देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है जैसे बारिश की पहली फुहारें पड़ रही हों, झिम झिम धीरे धीरे। मुस्कुराती हुई माँ कितनी सुंदर लगती है, कितनी अच्छी। माँ ने आसमानी रंग की साड़ी पहनी, उसी रंग की मोतियों की माला, उसी रंग का कढ़ाई वाला कश्मीरी केप जो माँ पर खूब फपता है। माँ जब सज कर निकलती है तो अलग सी दिखती है, चेहरे पर तेज आ जाता है, पर एक उदास छाया भी रहती है। शायद माँ को आज भी भैया याद आ रहे होंगे। वह आज होते तो मेहता अंकल के बेटे जितने बड़े होते, दोनों क्लासमेट थे स्कूल में। फार्म हाउस यानी हमारे घर से 10-12 किलोमीटर का सफ़र। पूरे रास्ते पर माँ चुप ही रहती हैं, कुछ बोलती नहीं। बस एक बार पापा ने पूछा, लिफाफा ले लिया, भूली तो नहीं? माँ ने हल्का सा सिर हिलाया, जो गाड़ी चलाते हुए पापा को दिखा ही नहीं। पापा का सुर थोड़ा तेज हुआ, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। कैश डालकर लिफाफा देने के लिए कहा था, ले लिया ना? इस बार सिर के साथ माँ के होठ भी हिले। लिया। पापा की आवाज कुछ धीमी हुई, बोलोगी नहीं तो मुझे कैसे समझ में आएगा? तुम्हें आजकल कुछ याद नहीं रहता, इसलिए बार बार पूछना पड़ता है। देवयानी और देवाशीष, नाम में क्या राइमिंग है, पर हकीकत में ऐसी अनोखी प्रजाति के माँ बाप को हर वक्त झेलना बच्चों को कैसा लगता है, यह कोई मुझसे पूछे। साथ साथ चलने नहीं कि लगता है एक पतली सी डोर पर चल रहे हैं। संतुलन नहीं साधा तो डोरी अब टूटी कि तब टूटी। और यह डोरी ये बड़े नहीं साधते, हम बच्चों को ही साधनी पड़ती है ये डोरी भी। दूर से ही छोटे छोटे दूधिया बल्बों की कतारें और सफ़ेद केसरिया फूलों की झालरें देखकर आंखों को राहत मिली। उसमें शहनाई की मध्यम सुर ने कानों को भी मरहम लगाया। इतने शोर शराबे और झगड़े झंझटों के बीच शहनाई की ऐसी सुरीली गूंज एक दूसरे ही लोक में पहुंचा देती है। सुना है भैया भी गिटार पर एक से एक सुंदर गाने बजाते थे। क्या इसलिए मुझे अपने दोस्तों के साथ हो हुल्लड़ भरा रॉक म्यूजिक एक प्रचंड प्रलाप लगता है, और उन पर बदहवास होकर झूमते अपने दोस्त थोड़े से खिसके हुए लगते हैं। मैं उस कान फोड़ू संगीत को पसंद नहीं कर पाता, और सब मुझे मियाँ तानसेन कह के चढ़ाते हैं। ए मियाँ तानसेन, कैसा लगा? ऐसा कहते हो मुझे। पापा ने कार को सलीके से सड़क के किनारे खड़ा किया। पापा के हर काम में बहुत सलीका है। माँ मुझे देखकर मुस्कुराई, जरा पकड़ना अभी। उन्होंने फूलों का गुलदस्ता मेरे हाथ में थमाया और बड़े एहतियात के साथ अपनी नीली साड़ी संभालते हुए उतरी। चलो। माँ ने मेरे सर पर हाथ फिराया और मैं माँ को कंधे से घेरता हुआ आगे बढ़ चला। क्या आलीशान स्वागत था रंग बिरंगे फूलों से। दोनों ओर से गुलाब जल की हल्की सी फुहारें, बिना कांटों का एक खूबसूरत सा गुलाब का फूल, फूलों की पंखुड़ियों का छिड़काव हम सबको खास मेहमान का दर्जा दे रहा था। गेट के दोनों ओर एयर इंडिया के 2 महाराजा लाल पाग और काली मूछों में एक हाथ स्वागत की मुद्रा में सलीके से उठाए मूर्ति की तरह खड़े थे। बुद्ध की तरह, बिल्कुल बुद्ध की तरह। अरे यह क्या? एक की झुकी हुई पलक झपकी। माँ को कोहनी से टोका मैंने। देखो माँ,
स्टैचू नहीं है ये, सचमुच के हैं। हट पागल, कहकर माँ आगे बढ़ चली तो मुझे भी आगे चलना पड़ा, पर मैं पीछे घूम घूम कर देख रहा था। मूर्ति बनने की कला में वे दोनों बिल्कुल माहिर थे। वे बौने थे। मेकअप करने वालों ने जिंदा इंसानों को बुत में तब्दील कर दिया था। एक सेकंड, माफ करेंगे। सामने फैले विशाल काय मैदान पर करीने से कटी हुई हरी भरी घास थी। हर ओर चलने के रास्ते पर लाल कालीन बिछा हुआ। तारों भरे आसमान के शामियाने तले सौटन के लिहाफ और गुलाबी फीतों से बंधी गद्दीदार 4-6 कुर्सियों के बीच आयताकार, चौकोर और षटकोण मेजें थी। दूर एक कोने में कई सुसज्जित खंभों पर टिके ताजमहल के गुंबद के आकार में एक मंच था, जिस पर पुराने वाद्य यंत्रों के साथ कुछ गायक और वादक बैठे हुए थे। लग रहा था जैसे कि सिराजी ठाठ वाले म्यूजियम में हम चले आए हैं, जहां हर ओर आंखों को लुभाने वाली नायाब दर्शनीय इमारतें रच दी गई हैं। ट्रे में काजू, पिस्ता, बादाम, किशमिश और अखरोट सजाए सजी धजी लड़कियां घूम रही थीं। हर एक मेहमान पर खास तवज्जो दी जा रही थी। माँ की आंखें हर ओर घूम गई, फिर थकी सी बोली, अरे अब तक दूल्हा दुल्हन तो आए नहीं, स्टेज खाली पड़ा है। पापा ने हुंकारा भरा, लगता है जल्दी आ गए हम, चलो यहीं बैठ जाते हैं, कुछ खा पी लो, नज़ारे देखो। अचानक पापा को अपने परिचित मित्र दिखाई दे गए और वह चहक कर ड्रिंक्स वाले काउंटर की तरफ बढ़ गए। माँ ड्रिंक्स लेती नहीं थी और मैं अपने माँ पापा की निगाहों में अभी तक नाबालिग था। हम कुछ स्टार्टर्स लेकर बैठ गए और आसपास के अजायब घर का मुआयना करने लगे। छोटे छोटे बल्बों में सजे आकारों में कहीं झरना था तो कहीं बर्फ का पहाड़। वाह क्या नज़ारा था! आंखों के लिए हर कोना अलग तरह से सजा धजा था, जो बरबस ध्यान खींच लेता था। और एक कोने में सजे उस विशाल काये बर्फीले पहाड़ की चोटी पर नीले रंग में जटाजूटधारी भगवान शिव की प्रतिमा थी, मृगछाल पहने, एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू लिए, गले में सर्प माला डाले, एक टांग पर खड़े। मैंने उस पर अपनी नजरें टिका दी। माँ ड्रिंक्स के उस काउंटर की ओर देख रही थी जहां पापा अपने दोस्तों के जमावड़े में शामिल हो गए थे। कुछ ही मिनटों में मैंने देखा, वाह वाह, भोले भंडारी ने अपना पैर बदल लिया। पहले वो दाएं पैर खड़े थे, अब वो बाएं पैर। माँ देखो, वह शिवजी सचमुच के हैं, ही इज रियल। मैं लगभग चीख कर बोला, पागल है इतनी ठंड में? पुतला है वह। माँ ने देखा और मुझे झिड़क दिया। वह नीलकंठ महादेव पलके भी झपका रहे थे। माँ को दिख क्यों नहीं रहा? माँ की दूर की नजर शायद कमजोर है। हमारे सिर के काफी ऊपर एक छोटा सा मिनी हेलीकॉप्टर नुमा खिलौना घूम रहा था, जैसे किसी ने जासूसी के लिए उसे छोड़ दिया। एक अजूबा सा दिख रहा था, धीरे धीरे चक्कर काट रहा था, मच्छर के भिनभिनाने की सी आवाज करता। यह क्या है भला? माँ ने मुझसे पूछा। क्या पता, मैंने कंधे उचका दिए। हमारे बगल में बैठे एक बहुत ही सुंदर सी आंटी ने हमारी बात सुन ली और चहकते हुए बताया, अरे यह रिमोट ऑपरेटेड कैमरा है, ऊपर से सारे मेहमानों की तस्वीरें खिंच जाती हैं। बेटी की शादी में हमने पहली बार लगवाया था इसे 5 साल पहले, अब तो बहुत कॉमन हो गया है। कहकर उन्होंने जैसी निगाह हम पर डाली, हमें लगा हम जमीन में 4 इंच नीचे धंस गए हैं। कैसे बेवकूफ हैं हम, हमें इतना भी नहीं मालूम। किस जमाने में रहते हैं हम लोग, छोटी छोटी बातें हमें नहीं पता होती। वैसे मुझे भी नहीं मालूम, मैंने भी नहीं देखा अभी तक। चलो अब की बार देखूंगी तो किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और खाने की थाली में ना करीने से चीजें रखूंगी कि कोई ऊपर से कैमरा देख ले और बोले कि बेवकूफ को इतना भी ऐसे भी नहीं आता। रसेदार 2 सब्जियां साथ साथ रख लें।
ध्यान रखूंगी आपकी बात। यह रिमोट परिचालित कैमरा जैसे ही आगे गया, हर हर महादेव की आंखों के साथ गर्दन भी उसे देखने के लिए थोड़ा घूम गई। मां झूठ नहीं कह रहा, ठीक से देखो, वह सचमुच का लड़का है। बाय गॉड, इस बार मां ने भी ध्यान दिया। अरे हाँ अभी, यह तो पुतला नहीं इंसान है, सचमुच इतनी ठंड में बीमार हो जाएगा। नंगे बदन खड़ा कर दिया है उसे। उफ, मां बेचैन हो उठी। क्या कर रहे हैं ये लोग? डॉक्टर के घर में शादी है और एक बच्चे को नंगा खड़ा कर दिया है। मां ने सूट बूट धारी एक सुपरवाइजर को इशारे से बुलाया और ट्रे में काजू पिस्ता ले जाती सुंदरियों को हिदायत जो ट्रे में काजू पिस्ता ले जाती सुंदरियों को हिदायत दे रहा था और हर मेहमान से पूछ रहा था कि उनकी खिदमत में क्या पेश किया जाए। वह सूट बूट धारी सामने आकर खड़ा हो गया और एयर इंडिया के महाराजा की तरह अभिवादन में आधा झुककर बोला, यस मैम। मां ने भोले भंडारे की ओर इशारा किया। वह शिवजी बना बच्चा देख रहे हैं? सूट बूट धारी ने कुछ हैरत से कहा, यस मैम। उसे इसी वक्त नीचे उतारो। इट्स इनह्यूमन। उसे ठंड में निमोनिया हो जाएगा। डॉक्टर हूं मैं और यह डॉक्टर के बेटे की शादी है। यह क्या हुआ? मैंने तो सिर्फ अपनी पैनी निगाह का रुआब जताया था कि वह पुतला नहीं, जीता जाता लड़का है। मैम वहां बर्फ नहीं है। सूट बूट धारी ने अपनी गर्दन पर सजा बोर्ड ठीक किया और हंसकर कहा, उसे खड़े रहने के लिए लकड़ी का पाटा है, ठंड नहीं है वहां। मां ने उसे ऊपर से नीचे तक ताड़ती निगाहों से देखा, फिर फीकी सी हंसी हंसकर बोली, यही तो फर्क है। कपड़े पहनकर आप यह बात कह सकते हैं। वह नंगे बदन खड़ा है। बदन पर नीला रंग पोत देने से गर्मी नहीं आ जाती बदन में, इतना तो समझते हैं ना आप। मैम, दिस इज पार्ट ऑफ द इवेंट। He's paid for it, मैम। पेड फॉर इट? जी मैम। हद है, डॉक्टर मेहता जानते हैं इस इवेंट के बारे में? यस मैम। सूट बूट धारी विनम्रता और धीरज की साक्षात प्रतिमूर्ति बना अब तक एयर इंडिया के महाराजा की तरह आधा झुका हुआ था। डॉक्टर साहब को फोन करूं? उसे नीचे उतारिए अभी, इसी वक्त। मां का चेहरा तमतमा रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि मां मेरे इस छोटे से आविष्कार को लेकर इतनी हाइपर हो जाएगी। जी नहीं, आई कॉल हिम। सूट बूटदारी अब कुछ अव्यवस्थित हुआ, फिर अपने को व्यवस्थित करता दाएं बाएं झांकता आगे को बढ़ गया। यस मैम। मैंने मां की पीठ पर हाथ रखा। रिलैक्स मैम। मम्मा। क्या कहा? रिलैक्स मां, अपना बीपी मत बढ़ाओ। मां का ब्लड प्रेशर तो शूट अप कर चुका था। अभी क्या वह दरवाजे पर एयर इंडिया के महाराजा भी जिंदा लोगों को पुतला बनाकर खड़ा कर रखा था? तूने कहा था ना। मैंने भी सूट बूट धारी की तरह स्थिर टोन में कहा, पता नहीं मां, आई एम नॉट श्योर। जब सामने वाला अधीरता की सीमा पार करता दिखे तो हमारे धीरज का ग्राफ अपने आप ऊपर उठने लगता है। शादी की गहमागहमी मां की उस अधीरता के सामने फीकी पड़ गई। मां सबसे बड़ा अजायब घर थी उस समय। अर्जुन की आंख की तरह वे नीलकंठ पर एकाग्र थी। तब तक पापा ड्रिंक के लंबे ग्लास को इस तरह थाम कर आए जैसे उनके हाथ में फिल्म फेयर अवार्ड की ट्रॉफी हो। हाय गाइस, व्हाट आर यू अप टू? कुछ खा नहीं रहे? ऐसी शादी नहीं देखी होगी। एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू वांट यू टू हैव अंडर द सन। पापा की आवाज में जो खनक थी और जिस तरह लहरा के वे बोल रहे थे, लग रहा था खुमारी की शुरुआत हो गई है। तब तक हमारी मेज पर 2 खूबसूरत कपों में सूप आ चुका था। मैंने पापा से कहा, पापा सूप ले लीजिए ना, मैं और मंगवा लेता हूँ। पापा ने मुंह बिचकाया, यहाँ सूप पीने कौन आया है? फिर अपने जोम में मुस्कुराए। मैं भी मुस्कुराया। आखिर हम वहाँ मौज मस्ती करने आए थे। माँ ने धीरे से कहा, यू हैव टू ड्राइव अस बैक होम प्लीज। पापा ने और लरज कर कहा, अरे
आई हैव नेवर लॉस्ट माई सेंसेस, हैव आई? आज तक तो कभी मैंने अपने होशो हवास खोए नहीं है, आज खो दूंगा क्या? तुम मुझे इतना कमजोर समझती हो 2 पैग में? कमाल है। पापा की आंखें एक बार फिर पूरे फार्म हाउस का चक्कर काट आई। देखो, अब तक दुल्हा दुल्हन नहीं आए। यह है इंडियन शादी, दूल्हा दुल्हन आए ना आए हमारी भला से। बारातियों की तो शादी मन जाती है। चलो आप लोग सूप पान करो, हम सुरा पान करके आते हैं। बड़े पुराने यार दोस्त मिल रहे हैं 30 साल बाद। हाँ, नो जोक। माँ की निगाह में शर्मिंदगी थी। मैं चाह रहा था कि मैं वहाँ से गायब हो जाऊं, पर वहाँ बने रहने के अलावा मेरे पास कोई चारा भी न था। हर हर महादेव गायब हो चुके थे। बर्फ के पहाड़ से गंगा झरझर बह रही थी। थोड़ी देर बाद सूट पूटधारी फिर झुका हुआ हाजिर था। मैम, उतार दिया उसे। कहाँ है वह? मैम, ही इज फाइन। हाँ, मुझे मिलना है उससे। आई वॉन्ट टू सी हिम। माँ ने सख्त स्वर में कहा। माँ को आज क्या हो गया है? माँ हमेशा तो ऐसी नहीं लगती। सूट बूटधारी अकबकाया। ओके मैम। उसने मोबाइल से नंबर मिलाया, हिदायत दी। जी चलिए मैम। माँ चल दी, उनके पीछे फूल का गुलदस्ता लिए मैं भी। रास्ते में माँ की कोई परिचित मिल गई। अपना शॉल लहराते हुए बोली, अरे अभी इतना बड़ा हो गया, और तू इतनी दुबली क्यों हो रही है? वैसे उनके कहने से पहले ही मुझे मालूम था कि वे यही बोलेंगी कि तू इतना बड़ा हो गया। यही बोलते हैं लोग मिलने पर, जैसे कि मैं उतना को उतना ही रह जाता था, खुश हो जाते ये लोग। इनके लिए मैं उतना ही रह जाता बस। तबीयत तो ठीक है ना? और डॉक्टर साहब? हाँ, वह तो अपनी मंडली में होंगे। हमें पता था यहाँ तो देर होनी है, इसीलिए हम तो देर से आए। उफ, हमें क्यों पता होता है कि वे यही बोलेंगी? उन्हें क्या माँ के खोए अंदाज और उनके चेहरे पर चिपकी नकली मुस्कान से पता नहीं चलता कि माँ उसे सुन नहीं रही? माँ का ध्यान कहीं और है। माँ तो उस सुपरवाइजर के पीछे पीछे चलती जा रही है, और माँ के पीछे मैं। मेरे सामने इसके अलावा चारा भी क्या है कि उनके पीछे पीछे मैं चलता चलूं? सिर्फ एक आदमी के घुसने भर की खुली जगह थी, बाकी तीनों ओर कनाते तनी थी। हम तीनों एक एक करके अंदर दाखिल हुए। बीचों बीच 4 कुर्सियों और एक गोल मेज थी। अंदर एक कतार से सबके कपड़े टंगे थे। शायद उनकी जो यहाँ हाथ में ट्रे लिए एक जैसे जरी वाली पट्टेदार साड़ियाँ सलीके से टाके सजी धजी घूम रही थी, उनके कपड़े थे शायद ये। एक कोने में मृगछाल पहने, नीले रंग में सराबोर एक दुबला पतला सा लड़का भोले भंडारी की छवि से निकलकर जैसे ठंड में सुकड़कर वहां खड़ा था, अपने नीले बदन पर अपनी मैली कमीज को गले पर लपेटे। दूर से एक पुतला ही दिख रहा था। सामने आ खड़ा हुआ तो उसके पूरे शरीर में सिर्फ 2 आंखें ही दिख रही थी, उजली चमकती सी, जो नीली मिट्टी से सनी उसकी निर्जीव देह पर एकमात्र जिंदा चीज लग रही थी। उसकी पलकें झपकने पर ही लगा कि वह मिट्टी का बेजान नहीं, जीता जाता इंसान का बच्चा है। माँ ने उसकी कलाई थामकर उसे एक कुर्सी पर बिठाया और खुद दूसरे पर जा बैठी। मैंने फूल का गुलदस्ता मेज पर रख दिया, पर रखते ही लगा जैसे भगवान शिव को फूल चढ़ा रहा हूं, इसलिए मैंने जल्दी से उसे उठा करके हाथों में ले लिया। अपनी हथेली उस लड़के के माथे पर फिराते हुए माँ सुपरवाइजर की ओर मुड़ी। कपड़े कहाँ इसके? फौरन पहनाइए, कैसा ठंडा बदन हो रहा है इसका। उफ। माँ के चेहरे पर तनाव बढ़ता जा रहा था। पापा ठीक कहते हैं कि माँ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, अपने को डिप्रेशन में बनाए रखने का बहाना ढूंढती रहती है। सूटधारी ने घबरा कर पहले उसके सिर से जटा उतारी, फिर उसके गले में लिपटी कमीज की आस्तीन उसके बाहों पर चढ़ाने लगा तो सांप ऐसे करने लगा। उसने सांप निकाला ही नहीं था, उसने जल्दी जल्दी उसका सांप भी अलग किया, और जब उसके आस्तीन चढ़ाने लगा तो लड़के ने खुद जल्दी से पहन लिया और ऐसी मुद्रा में आ गया जैसे उसे स्कूल में क्लास से बाहर निकाल दिया गया। जटा उतारने से मेकअप की परत माथे पर साफ दिखाई देने लगी, पर वह कभी माँ की ओर देखता, कभी सूटदारी की ओर, जैसे पूछ रहा है कि मेरी गलती क्या है। ठंड लग रही थी वहां बेटा?
माँ ने उस लड़के से पूछा तो जवाब सूटधारी से आया, मैम बर्फ तो सिर्फ सामने है, पीछे थर्मोकोल है, लकड़ी। अब लड़के ने डरे सहमे ना में सिर हिलाया। नहीं, ठंड नहीं लग रही थी, पर बोला कुछ नहीं। कुछ गर्म पियोगे बेटा? ना, उसने सिर हिला दिया। मुझे शक हुआ कि कहीं यह गूंगा तो नहीं, पर वह सुन पा रहा था। सूप लाऊं या चाय? मेरे मुंह से निकल गया, गरम गरम। उसने फिर सिर हिला दिया जैसे चाबी से बड़ा गुड्डा हो। क्या खाओगे? मैंने उसके सपाट पेट की ओर देखते हुए पूछा। पूरी भाजी। इस बार वह बोला, सूखे होठों पर को जीभ से तर करता हुआ। पूरी भाजी। डोंट वरी मैम, मैं अभी एक प्लेट में खाना लाने का ऑर्डर देता हूँ। सूटधारी अपने गले पर बो कसता हुआ बाहर क्यों निकल गया। उसके चेहरे पर अजब सा भाव था, जैसे वह कह रहा था, कैसे बेढब लोगों से पाला पड़ गया यहाँ। उसके बाहर जाते ही लड़के ने हिचकते हुए माँ से पूछा, मेरा पैसा तो नहीं कटेगा ना? माई की दवाई के लिए चाहिए। माँ एक पल को रुकी, फिर पूछा, माँ बीमार है? इस बार उसने हाँ में सर हिलाया। कितने पैसे की बात हुई? उसने दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को खोल कर दिखाया। एक एक उंगली जैसे एक एक हथेली हो। 5,000? 500। वह 5 उंगलियों को खोलता बंद करता है। स्कूल जाते हो? स्कूल में स्त्री का कपड़ा देने जाता हूँ। माँ ने एकाएक पर्स खोला और लिफाफे में रखे सारे नोट निकालकर उसे थमा दिए। रख ले बेटा, आना कभी मिलने। साथ में अपना पुराना कार्ड भी, जो माँ की प्रैक्टिस के समय का विजिटिंग कार्ड था। वह मुंह बाएं देखने लगा। इतना सारा? उसकी आंखें फैल गई। उसके साथ साथ मैं भी घबरा गया। यह क्या हो रहा है? माँ को जान न पहचान हजार के नोट थमा दिए उस लड़के को। इतने लंबे लंबे नोट तो उसने कभी देखे भी ना होंगे। तब तक वह सूटधारी आता दिखा तो लड़के ने जल्दी से मृगछाल की छाप वाले कपड़े के नीचे पहने अपने धारीदार कच्छे में नोटों को खोस लिया। मैम, खाना मंगवा लिया है, वी विल टेक केयर। उस सूटधारी के पीछे पीछे एक सुसज्जित कन्या खाने से अटी पटी प्लेट के साथ होठों पर नपी तुली मुस्कान लेकर हाजिर थी। आप लोग भी चले। सूटधारी फिर एयर इंडिया के महाराजा की मुद्रा में झुक गया। शादी है या नौटंकी, हर कोई अपनी अदाकारी के पैसे वसूल रहा है, एयर इंडिया के महाराजा से लेकर सुंदरी लड़कियों तक। मेरी भूख तो इन नौटंकियों से भर चुकी थी। तब तक दूल्हा दुल्हन का पदार्पण हो चुका था और मंच पर उनके विराजने से पहले ही उन्हें शुभकामनाएं देने वाले मेहमानों की लंबी कतार खड़ी थी। माँ ने पापा को ढूंढने के लिए इस कोने से उस कोने तक चारों ओर नजर घुमा। पापा कहीं दिखाई नहीं दिए तो माँ ने कहा, चलो खाना ले लेते हैं। हमने भोजन की परिक्रमा शुरू की। उस विशाल प्रांगण के विशालकाय भोज समारोह में दक्षिण से लेकर गुजरात, राजस्थान और चीनी, इटालियन, थाई से लेकर कॉन्टिनेंटल खाने के स्टॉल्स को निहार कर हम दोनों का तो पेट ही भर गया। माँ ने सलाद से और मैंने कॉर्न चीज पास्ता से अपनी प्लेट भर ली और बेमन से खाने पर जुट गया। माँ खा तो क्या रही थी, टूंग रही थी। मेरी ओर देखकर शायद अपने आप से कह रही थी, कैसा पैराडॉक्स है, करोड़ों की शादी और एक गरीब को ठंड खाने के लिए 500 रुपए दे रहे हैं। यहाँ से जाकर चाहे उसे निमोनिया जकड़ ले। आपने अपना कार्ड तो दे दिया है ना माँ, आपके पास आ जाएगा। माँ, मैंने कहने को तो कह दिया, पर उस भोले भंडारी की पूरी भाजी की मांग ने मेरे लिए कौन पालक चीज पास्ता को नफीस छुरी कांटे से खाना दुश्वार कर दिया था। पापा अब तक नहीं आए थे। मैं अगर ना आता और पापा इसी तरह माँ को अकेला या किसी ठस सी चमकीली दोस्त के पास छोड़कर चले जाते तो माँ को कैसा लगता। यह सोचने से मैं अपने को रोक नहीं पाया। शायद इसलिए पापा के साथ कहीं भी बाहर चलने के लिए माँ तैयार नहीं होती। जब मैं गर्मा गर्म गुलाब जामुन पर ठंडी ठंडी आइसक्रीम और चॉकलेट सॉस डालकर खाने बैठा तो पापा हड़बड़ाते हुए आए। अरे चलो उठो जल्दी, मैं क्यों में अपनी जगह रखवा कर आया हूँ मिसेस देसाई के पास। चलो नए जोड़ों को विश करके आए पहले। मैंने आधा खाया आधा छोड़ा और पापा के हुक्म अदायगी में अटेंशन में खड़ा हो गया। माँ ने पापा से कहा, आप खा तो लेते।
पापा ने फिर उसी खुमारी में कहा, इतने स्टार्टर्स खाए कि मेन कोर्स के लिए तो पेट में जगह ही नहीं बची, चलो बी रेडी। और हम पापा के पीछे पीछे मार्च करते से चलने लगे। कतार वाकई लंबी थी। कतार के करीब ऑर्केस्ट्रा वादक मेहमानों की फरमाइश पर पुराने वाद्य यंत्रों पर पुराने हिंदी फिल्मी गीत बजा रहे थे। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं, ये बज रहा था। देसाई आंटी के साथ पापा भी गीत की धुन पर सिर हिला हिलाकर मस्ती में झूम रहे थे। अजीब दास्तां ये। पापा नाच रहे, झूम रहे। गीत खत्म हुआ तो पापा ने कहा, लिफाफा निकालकर हाथ में रख लो। माँ ने कुछ नहीं कहा। लिफाफा कहाँ है? नहीं है। मतलब लेकर तो चली थी तुम? हाँ, पर मैंने कहीं दे दिया। दे दिया? कहाँ? कहाँ दे दिया? माँ चुप रही। माँ के असमंजस को भांपकर मैंने पापा को संक्षेप में उस भोले भंडारी की कथा सुनानी शुरू की, पर पूरा सुनने से पहले पापा बीच में झोंक कर बोले, यानी तुम्हारी माँ ने लिफाफा उस शिव जी के पुतले को शगुन में दे दिया? माँ की बेवकूफी पर पापा इस तरह फिसफिसा कर हंसे जैसे देख रहे हो कि किसी ने सुन तो नहीं ली। क्या करना है मैडम? और फरमाइए, आप ही बताइए, पापा ने चढ़ी हुई आंखों से पूछा। माँ ने अपना पर्स खोलकर एक चमचमाता सिक्का निकाला। विघ्न विनाशक गणपति का सुनहरा उभरा हुआ चित्र बना। लाल केसरिया रंग का शगुनी लिफाफा निकाला और पापा को थमा दिया। खाली है। आप अपने वॉलेट्स डाल दो इसमें जितना देना है। क्या वॉलेट से? पापा का खुमार एक बारगी जैसे उतरा। वे माँ के नजदीक आए और बौखलाकर शब्दों को चबाते हुए बोले, आर यू मैड? मैं कैश लेकर चलता हूं? क्रेडिट कार्ड दे दूं? क्या आप निकाल लो उसमें से? क्या पागलपन हो रहा है? तुम्हारे पर्स में कितने हैं? माँ ने खाली पर्स दिखा दिया। कम ऑन, लेट्स गो। पापा का चेहरा अब तमतमा रहा था। उनका सारा खून जैसे चेहरे पर चढ़ आया था। मिसेस देसाई ने रोका। अरे कहाँ जा रहे हैं डॉक्टर देवाशीष? रुकिए तो। सॉरी, हम कुछ भूल आए हैं। मिसेस देसाई अभी आते हैं। विल बी बैक इन अ मिनट। पापा ने माँ को इतनी जोर से बांह से पकड़ा कि माँ की हल्की सी चीख निकल गई। पापा माँ को लगभग खींचते हुए बाहर ले जा रहे थे। मैं तेज तेज कदमों से माँ की तरफ चल रहा था, कहीं कुछ अवांछित घटित न हो जाए। गेट पर एयर इंडिया के महाराजा बने दो बुद्ध अपनी लाल पाग और काली मूंछों के साथ अब भी विनम्रता से झुके खड़े थे। कुछ ही पलों में जब हम अपनी गाड़ी के सामने थे, पापा ने पहले बगल वाला दरवाजा खोला और माँ को सीट पर बिठा दिया। फिर दरवाजा धाय से बंद करते हुए अपनी ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गए। पीछे की सीट पर बैठते ही मेरा मन हुआ कि माँ के कंधे पर हाथ रख दूं, पर पापा का तेवर देखकर मेरे हाथ जहां के तहां रुक गए। पापा ने एक झटके से गाड़ी स्टार्ट की और छूटते ही तीसरे गियर में डालकर गाड़ी को आड़ा तिरछा चलाने लगे। हाउ कुड यू डू सच अ फुलिश थिंग? बात का बतंगड़ बना रहे हो, क्या फर्क पड़ता? वे फूल देकर विश कर देते। फूल, ये 225 रुपए का गुलदस्ता। एक प्लेट की कीमत वहां 1500 से कम नहीं थी। गाड़ी ने एक तेज घुमाव लिया और हम सब एक और लुढ़क गए। पापा, तो क्या हमें 3 प्लेट की कीमत चुकानी थी? मेरे मुंह से निकला। शट अप अभी, तुम अभी मत बोल, चुप। कार्ड में तो ओनली ब्लेसिंग्स लिखा था ना? माँ ने धीमे से कहा। ओनली ब्लेसिंग्स। वह आम पब्लिक के लिए है, उनके अपने स्टाफ के लिए है, गरीब पेशेंट्स के लिए, हमारे लिए नहीं। ओनली ब्लेसिंग्स। माँ अजीब सी नजरों से पापा को देखती रही। लिफाफे के बिना ही शगुन कराई? खाली लिफाफा हमें दिखाने के लिए रख लिया? लिमिट। आखिर वह लड़का तुम्हारा लगता कौन था जिसे शगुन के पैसे थमा आई हो तुम?
प्लीज। माँ ने पापा को चुप कराने की कोशिश की। अपने फितूरों में चढ़ती हो तुम हमेशा, हर वक्त। माँ चुप हो गई। मैं तंग आ गया हूं तुम्हारे इन टेंट्रम्स से। माँ ने ऐसी आंखों से देखा जैसे सब कुछ बिना शब्दों के सिर्फ आंखों से ही कह देंगी। जहां जाती हो एक ना एक तमाशा खड़ा कर देती हो। यू थिंक कि दुनिया को बदल डालोगी। माँ चुप बनी रही, पर मैंने देखा उनका पूरा शरीर थरथराने लगा था। एंड बाय द वे, वे पैसे मेरे थे। माय मनी, माय हार्ड अर्न मनी। 1 मिनट नहीं लगा और 5,000 उसे पकड़ा दिए। 5,000 बगैर मुझसे पूछे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी कमाई के पैसों को यूं लुटाने में? कैसी हुई तुम्हारी हिम्मत? 2 टके का लड़का 5,000 थमा दिए। मां ने स्टीयरिंग पर हथेली दबा दी। गाड़ी तेज हॉर्न के साथ हिचकोली खाने लगी। हाँ, पैसे, तुम्हारे पैसे। शर्म आती है मुझे कहते हुए। मां चीख रही थी। यही पैसे थे ना तुम्हारे, जब नोटों के बंडल भरकर ले गए थे सिद्धू को मेडिकल में एडमिशन कराने। इन्हीं पैसों को लेके गए थे ना। डॉक्टर बना जाना चाहते थे उसे। मां की रोती हुई या चीखती हुई आवाज में फर्क कर पाना मुश्किल था। मां कांप रही थी। नहीं बनना चाहता था वो डॉक्टर, वो संगीतकार बनना चाहता था, वो पेंटर बनना चाहता था, और तुमने उसे डॉक्टर बनाने के लिए ले गए। तुम यही नोट थे, यही हार्ड अर्न्ड मनी। और फिर वो बिजली के खंभे से टक्कर मार के मेरा बच्चा मर गया। अगर तुम ना ले जाते पैसे लेकर के तो मेरा बच्चा आज रहता। आज हम उसकी शादी कर रहे होते। यही पैसे लेके गए थे तुम। और तब तुम्हें अपने पैसों पर गुमान। पैसे पैसे। अचानक ब्रेक लगा और मां की देह आधी गाड़ी के भीतर और आधी बाहर झूल रही थी। मेरा दिमाग सुन्न हो रहा था। मेरे सामने एक तिलिस्म टूट रहा था। यानी सिद्धार्थ भैया की मौत एक हादसा नहीं, खुदकुशी थी। और मां चीख रही थी, पाप नहीं, तुम हत्यारे हो। तुमने मेरे बेटे को मार डाला। सिद्धू। मेरे सामने जाले छट रहे थे और गहरा रहे थे। घर जाकर मां को होश आ गया था, पर वह बेहोश पड़ी रही। घर पहुंचकर मैंने नोट नहीं गिने। मैं मां के पास ही बैठा रहा। मां ने मुंदी हुई आंखें खोली। मेरे कंधे पर उन्होंने हाथ रखा। मां के हाथ का स्पर्श पहली बार मैं महसूस कर रहा था। मैंने उनकी हथेली को अपनी हथेली से ढक दिया। मां। बुद्ध जब बोलते हैं तो बड़ी बड़ी आंधियां आ जाती हैं। लोगों के दिलो दिमाग बदल जाते हैं। बच्चा अभी जो बच्चा था अचानक बड़ा हो जाता है। अभी जिसने इतने सारे नोट देख करके कहा था कि वो डॉक्टर बनेगा, वो क्या करेगा अब? वो बड़ा हो गया है। वो खुद सोचेगा कि उसे क्या बनना है।